Acho, welcome sir to the another video of the CA and CMA final fast tracks। ये फास्ट ट्रैक्स आप देख रहे होंगे और एक एक टॉपिक को बहुत जल्दी खत्म कर रहे होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते वक्त आप लोगों ने जरूर क्वेश्चनर भी सॉल्व कर रहे होंगे और क्वेश्चनर के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकती। यस, आज के टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक बन रहा है ओवरव्यू ऑफ ब्लैक मनी एक्ट। यस, पहले ये पेपर 6C के अंदर में होता था, लेकिन इस बार जो मॉड्यूल आया राइट उसके अंदर में सीए वालों को भी ये मैंडेटरी पार्ट में डीटी में ही डाल दिया गया। तो ब्लैक मनी एक्ट अब आपके डीटी के पार्ट ही में ही कवर है और अब ये इंटरनेशनल टैक्स के साथ साथ आपको क्या किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका स्कोप कितना होगा? मुझे नहीं लगता कि इसको 4 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाँ, इनिशियली मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पहले पेपर 6C में हुआ करता था और अब ये पेपर 7 का पार्ट है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है इसका 4 मार्क का, उससे ऊपर नहीं आ सकता। पहले आपको पूरा ब्लैक मनी एक्ट दिया था, अभी अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर का आपको ओवरव्यू दिया गया है। पूरा का पूरा ब्लैक मनी एक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। शुरुआत करते कि आखिर ब्लैक मनी एक्ट आया कहां से और ये किस तरीके से मिलेगा और क्या मिलेगा, पूरे डिटेल में समझाऊंगा इंटरलिंकिंग के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और अगर आपको इससे वैल्यू ऐड होती है तो भैया अपने दोस्तों को बिल्कुल आपने शेयर करना ही है। अब ये ब्लैक मनी एक्ट लाया क्यों गया था? इंडिया में बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनका जो पैसा है ये अब्रॉड के अंदर में इन्होंने स्टैश अप करके रखा है। मतलब अब्रॉड के अंदर में इन्होंने क्या कर रखा है, रिले करके रखा है, कोई बैंक अकाउंट लेकर के रखा है, प्रॉपर्टी लेकर के रखी है, एसेट्स लेकर के रखे हुए हैं। तो ऐसे इंडियंस की ब्लैक मनी जो इंडिया से बाहर गई है, इन्हें इंडिया में वापस लाके टैक्स करने का काम इस ब्लैक मनी एक्ट का है। यस, अब 2014 का थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लीजिए। 2014 में एग्जिस्टिंग एनडीए गवर्नमेंट दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि भैया हम लोग क्या करेंगे, काला धन लेकर के आएंगे या काला धन को टैक्स करने के लिए हम लोग प्रोविजंस बनाएंगे। इस प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ब्लैक मनी एक्ट का इंपोजिशन हुआ। जो ब्लैक मनी दैट इज अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट जो फॉरेन में सिचुएटेड है ऑफ एन इंडियन, इसको क्या कर देता है, टैक्स कर देता है एट द रेट ऑफ 30%। इसको क्या कर देता है बेटा, टैक्स कर देता है एट द रेट ऑफ 30%। यस, तो ये लॉ किसके लिए है? इंडियंस का जो ब्लैक मनी और एसेट्स आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, इसको टैक्स करने के लिए ये लॉ क्या किया गया है, बनाया गया है। यस और नो? तो ये चेक करते हैं। दिस लॉ हैज बीन फॉर्मुलेटेड एज अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंट ऑन फॉर मैनियाक ऑफ ब्लैक मनी, black money which has been stashed away abroad by Indians। तो भैया ऐसा ब्लैक मनी है जो स्टैश्ड अवे है कहां, अब्रॉड्स के अंदर में, किसके द्वारा सर? इंडियंस द्वारा। तो इनको क्या किया गया है, कर्व अप करने के लिए ये एक्ट को लाया गया है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, बराबर है। अब यहां आते हैं सेक्शन 3 to 5 बेसिस ऑफ चार्ज के ऊपर, राइट? किसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, कब ये लॉ एप्लीकेबल है? तो सर एवरी एसएससी के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है। अब ये एसएससी का डेफिनेशन क्या है, ये आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट में देखने को मिलता है। अभी ब्लैक मनी एक्ट में कौन कवर कर रहा है? पहले ऑब्वियसली बात है, अगर इंडियंस की बात चल रही है, मतलब रेसिडेंट एसएससी इन इंडिया के ऊपर तो ये लॉ एप्लीकेबल है ही। यस, और आने के ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल है। हु वाज रेसिडेंट इन इंडिया either in the previous year to which the income referred to in section 4 relates, or in the previous year in which the undisclosed asset located outside India was acquired। तो भैया रेसिडेंट तो इस एक्ट के अंदर में कवर्ड है, वो तो एसएससी माना ही जाता है। एनआर और आरएनओआर भी इस एक्ट के अंदर में कवर हो जाएंगे। कब कब कवर हो जाएंगे? अगर ये उस प्रीवियस ईयर में क्या थे, रेसिडेंट थे, जिस प्रीवियस ईयर में ये इनकम कमाई गई है, या फिर उस प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट थे जब ये अनडिस्क्लोज्ड एसेट जो है विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एक्वायर की गई थी। तो जिस साल इनकम कमाई गई थी या जिस साल एसेट आउटसाइड इंडिया एक्वायर किए गए थे, अगर उस साल, आज के तारीख में हो सकता है आरएनओआर हो या एनआर हो, लेकिन जिस साल ये इनकम कमाई गई थी या जिस साल ये एसेट एक्वायर किया गया था, उस साल भी अगर आप रेसिडेंट थे तो आप इस एक्ट में एसएससी माने जाएंगे। तो कौन कौन एसएससी है? पहला, जो करंटली रेसिडेंट है वो इस एक्ट के अंदर में कवर है। दूसरा, अगर आप आज आरएनओआर या एनआर हैं लेकिन उस साल आप रेसिडेंट थे जिस साल, राइट,
जिस साल इनकम कमाई गई थी या जिस साल फॉरेन में एसेट एक्वायर किया गया था, तो भी आपके ऊपर ये एक्ट बिल्कुल एप्लीकेबल है, तो भी आपके ऊपर ये एक्ट बिल्कुल एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट, जिस साल इनकम कमाई गई या जिस साल एसेट एक्वायर किया गया या आज के तारीख में आप रेसिडेंट होने चाहिए इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए। तो एवरी एसएससी कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? वुड बी लायबिलिटी टैक्स एट द रेट ऑफ 30% irrespective of his undisclosed and income और एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो भैया ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम या एसेट है इसके ऊपर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर दी ब्लैक मनी एक्ट। यस, सो अनडिस्क्लोज्ड एसेट located outside India shall be charged to tax on its value in the previous year in which such asset come to the notice of AO. Undisclosed asset located outside India shall be charged to tax on its value in the previous year in which asset comes to the notice of AO. तो भैया अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स जो होंगे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स जो होंगे, ये क्या हो जाएंगे? उस साल टैक्स होंगे, उस प्रीवियस ईयर में टैक्स होंगे जिस साल में AO के नोटिस में आ गया। मतलब इसका चार्ज कब है? बेसिस ऑफ चार्ज कब है? जिस साल AO के नोटिस में आ गया ये, राइट, उस साल इसे इनकम मान लिया जाएगा और उसी प्रीवियस ईयर में इसे क्या कर दिया जाएगा? टैक्स कर दिया जाएगा। यस, अब ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स क्या होते हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, the total amount of undisclosed income of SSE from a source located outside India and the value of undisclosed asset located outside India shall be computed in the manner prescribed in section 5। तो ये undisclosed income क्या मानी जाएगी और undisclosed asset क्या माने जाएंगे? ये सब कुछ आपको वैल्यूएशन करके आपको क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और asset located outside India including financial asset held by SSE in his name, undisclosed एसेट हम किसको मानेंगे आउटसाइड इंडिया? पहला। वैसे सारे एसेट जो इसके नाम पे इन्होंने होल्ड करके रखा है, तो मान लीजिए अगर विजय का स्विस बैंक अकाउंट है या विजय ने लंदन के अंदर में एक प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है या विजय ने लंदन के अंदर में एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, विजय ने किसी फॉरेन बैंक के अंदर में एफडी ओपन करके रखी हुई है, तो ये सारा अनडिस्क्लोज एसेट के नाम पे आएगा। उसके क्या होने चाहिए? बेनिफिशियल ओनर होने चाहिए। अब बेनिफिशियल ओनर हम लोग कब होते हैं? याद करके देखिए, अगर सिक्योरिटीज है और आपके पास अगर फॉरेन में एक डीमैट अकाउंट है तो टेक्निकली आप उसके ओनर नहीं, बेनिफिशियल ओनर बनते हैं। मान लीजिए फॉरेन में कोई हाउसिंग सोसाइटी है, आप उसके मेंबर हैं, तो टेक्निकली हाउसिंग सोसाइटी क्या होगी? ओनर होगी और आप उसके बेनिफिशियल ओनर होंगे उस प्रॉपर्टी के। यस, तो ऐसे केस में अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, अगर आप उसके बेनिफिशियल ओनर भी हैं, तो भी आप इस आपके इस एसेट को अनडिस्क्लोज एसेट माना जा सकता है। अच्छा, अनडिस्क्लोज हम कब मानेंगे? when you offer no explanation about that particular asset or explanation offered by you is not satisfactory to the AO। तो हम इसे undisclosed का टैग तभी लगाएंगे जब आप इसके बारे में कोई explanation नहीं दे रहे या आपने जो explanation दिया है ये AO को satisfactory नहीं लग रहा है। So has no explanation about the course of investment or explanation given by him in the opinion of AO is unsatisfactory। तो कम ऑन, चलो एसएससी कौन होना चाहिए सर? एसएससी या तो आप करंटली रेसिडेंट होने चाहिए या आप अभी एनआर या आरएनओआर है, बट आप उस साल रेसिडेंट थे जिस साल में आपने इनकम कमाई है या फिर आपने एसेट को एक्वायर किया है। ठीक है भैया, हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम कब कहेंगे? अनडिस्क्लोज्ड एसेट कब कहेंगे? अनडिस्क्लोज्ड इनकम मैनर में कंप्यूट की जाएगी। अनडिस्क्लोज्ड एसेट मतलब वो एसेट जो आपने एक्वायर किया है खुद के नाम पे या आप इसके बेनिफिशियल ओनर हैं, लेकिन 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 आप इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते या एक्सप्लेनेशन जो आपने दिया वो एओ को क्या नहीं लगता? सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, तो इसे हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम या एसेट का टैग लगा सकते हैं। यस और नो? अब टेक्निकली ये पूरी प्रोसेस चालू कहां से होगी? अब मैं चैप्टर को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके जाता हूं, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने आपको बेसिक लॉ समझा दिया, 30% का टैक्स देना पड़ेगा ऑन द अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट्स जो इंडियंस की है। कहां बेटा? आउटसाइड इंडिया में, बराबर है। अब ये पूरा टैक्सेबिलिटी कब आती है? ये किस साल की प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाती है? जिस साल एओ के नोटिस में आ गया। मतलब अनलेस एंड अनटिल एओ असेसमेंट ना कर दे तब तक के कभी पता नहीं चलने वाला कि ऐसा कोई इनकम या ऐसा कोई एसेट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड भी है क्या। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाना चाहूंगा, एओ के नोटिस में ये कब आएगा? आप याद करके देखिए, सेक्शन 139 उन लोगों को भी रिटर्न भरना है जिन लोगों का एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट या सिक्योरिटीज इज होल्डेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 139 बोलता है ऐसे लोगों को रिटर्न भरना है जिनका कोई एसेट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है। तो ऐसे लोगों की डिटेल्स एओ के पास होती है और इस बेसिस पे हो सकता है वो असेसमेंट ओपन कर दे। असेसमेंट ओपन करने का राइट जनरली आपको सेक्शन 143 के तहत मिलता है, लेकिन अगर उसको समझ में आता है असेसमेंट करने के दौरान कि यार
यहां ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व है, बराबर है। एओ क्या नहीं कर रहा, एसएससी क्या नहीं कर रहा, डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अब वो क्या करता है, सेक्शन 143 में असेसमेंट करते वक्त, राइट, उसको अगर समझ में आ जाता है कि अनडिस्क्लोज एसेट या इनकम है, तो वो क्या करेगा, वो फिर ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर में अपना असेसमेंट ओपन कर देगा। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग पहले वो नॉर्मल असेसमेंट ओपन करेगा। नॉर्मल असेसमेंट में जब उसको लगा कि हाँ यार यहाँ पे ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स या इनकम इन्वॉल्व है, तब जाकर के वो ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 10 को यूज करेगा और ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में वो क्या करेगा, असेसमेंट ओपन कर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग पहले इनकम टैक्स एक्ट लेकर आएगा, फिर वो ब्लैक मनी एक्ट लेकर के आएगा। दैट विल मेक मोर सेंस। समझ में आ रही है बात? तो एक तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल जाए, फॉर एग्जांपल डीटीडब्ल्यू के तहत कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ यार इसके पास अनडिस्क्लोज इनकम है, हाँ यार इसके पास अनडिस्क्लोज्ड एसेट है, या तो फिर एओ को असेसमेंट के दौरान क्या पता चल जाए, ये पता चल जाए कि ही हैज अनडिस्क्लोज्ड इनकम और असेट। तो एओ क्या करेगा, सबसे पहले उसको नोटिस भेजेगा असेसमेंट की या रीअसेसमेंट की, और उसको बोलेगा कि भैया मेरे को इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर, या रिक्वायर करेगा बाय सेंडिंग द नोटिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट तो क्या कर मेरे को प्रोवाइड कर, और इस बेसिस पे वो क्या करेगा, असेसमेंट करना शुरू करेगा। यही चीज सेक्शन नंबर 10 में भी लिखी हुई है। रिसीव्स इंफॉर्मेशन from any income tax authority or other authority under any other law all the information which is come to his notice। तो देखो उसके पास सोर्स कहां से आए, पहला सोर्स उसको बोला इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से क्या है, इंफॉर्मेशन है, या किसी अदर अथॉरिटी की तरफ से उनको इंफॉर्मेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल ईडी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया बहुत सारा ब्लैक मनी है, बहुत सारा फॉरेन करेंसी है, हमें फॉरेन बैंक अकाउंट मिले हुए हैं, which comes to his notice। अब ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसा पॉसिबल है, इंफॉर्मेशन रिसीव कहां से हुई होगी सर, फॉरेन से हुई होगी, राइट। अदर अथॉरिटी मतलब कौन, उसको ईडी से इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी सर। इंफॉर्मेशन which comes to his notice यानी क्या कर रहा होगा सर, वो असेसमेंट कर रहा होगा अंडर सेक्शन 143, तब उसको पता चला जा सकता है। यानी उसके पास इंफॉर्मेशन आने के मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, अदर अथॉरिटी हो सकती है, या फिर जो उसके नोटिस में आई होगी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है, राइट। असेसमेंट राइट, requiring to produce or cost to produce as well as that of specified such books of accounts, evidence and other thing may require for the purpose of act। He may also serve further notice from time to time requiring production of such other books of accounts and document। तो भैया जितने जितने डॉक्यूमेंट उसको लगते जाएंगे उतने इतने डॉक्यूमेंट वो लेते जाएगा। अब डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो क्या करेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेगा, यस और नो, इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इनकम, वो एक एक करके इंफॉर्मेशन लेते जाएगा। The only for the purpose of obtaining full information with respect to undisclosed income or asset, make such inquiry as it consider necessary। ये सारे एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए वो फाइनली एक ऑर्डर पास करेगा इन राइटिंग ऑफ असेसिंग और रीअसेसिंग द अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एसेट। तो वो क्या करेगा, फाइनली ये सब होने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा ऑफ कंप्लीटिंग द होल असेसमेंट, यस और नो। मान लीजिए अगर असेसी ने, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल असेसमेंट करते हैं और असेसी कोऑपरेट नहीं करता, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो वहां पे हमारे को बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का राइट है। क्या ऐसा कोई राइट ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में भी दिया हुआ है? आंसर इज यस। अगर असेसी कोऑपरेट नहीं करता या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो यहां पे भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के राइट्स दिए हुए हैं। So when a person fails to comply with all the points of notice issued only after giving OABH and taking into consideration all material, make the assessment or reassessment to the best of his judgment। यस और नो, यानी ये पूरा केस कब से चालू होगा, जब से एओ के नोटिस के अंदर में आ गया कि हाँ यार ये कोई क्या है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनडिस्क्लोज्ड एसेट जरूर है, बराबर है। अब जैसे वो असेसमेंट ओपन करेगा, ध्यान से सुनना, जैसे वो असेसमेंट ओपन करेगा मतलब टेक्निकली वो टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम या टोटल अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स की वैल्यू क्या करना चाहता है, कंप्यूट करना चाहता है, बराबर है। अब टोटल इनकम वो कैसे निकालेगा, सेक्शन 4 आपको बताता है वो टोटल इनकम कैसे निकालेगा। मतलब मान लो एओ ने क्या कर दिया, पहले इंफॉर्मेशन मंगाई, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस से जाइए। देखिए लॉजिक का कभी कोई तोड़ नहीं हो सकता, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, लॉजिक का तोड़ नहीं हो सकता। मतलब एओ ने सबसे पहले लॉजिकल ओपन किया, वहां से वो क्या सिस्टम लगाएगा, वहां से वो क्या करेगा, एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा, यस और नो।
ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम और अनडिस्क्लोज्ड एसेट। तो कैसे निकालेगा? टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट वुड बी, टोटल फॉरेन इनकम और एसेट का कॉम्बिनेशन होगा। किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन? पहला, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन आरओआई। देखिए वैसे भी हमें क्या ढूंढना है? अनडिस्क्लोज चीजें ढूंढना है। तो हमें ऐसी इनकम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसको आपने आज तक के आरओआई के अंदर में नहीं दिखाया है। मतलब आपने जो असेट्स या इनकम आरओआई में शो नहीं करी, वो पूरी की पूरी क्या करेगा? एओ ऐड करेगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम अ सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया which return is required to be filed but no return, belated return or revised return has been filed। तो यहां पे भी वही है, चाहे असेट से कोई इनकम आ रही हो, चाहे कोई इनकम फ्रॉम एन असेट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया से आ रही हो, जिसके लिए आपको रिटर्न तो भरने की जरूरत थी, बराबर है, तो आपने रिटर्न ही नहीं भरा, बिलेटेड रिटर्न भी नहीं भरा। पहला सिचुएशन क्या था? आपने रिटर्न में डिस्क्लोज ही नहीं किया, बराबर है, मतलब रिटर्न भरा, डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरा सिचुएशन क्या है? रिटर्न ही नहीं भरा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दूसरा सिचुएशन क्या है? रिटर्न ही नहीं भरा। तो ऐसी इनकम कवर की जाएगी। पहला, रिटर्न भरा, डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरा, रिटर्न ही नहीं भरा। तीसरा, वैल्यू ऑफ एनी अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसे एसेट जिसका वैल्यू आपने अब तक के कंसिडर नहीं किया इनकम टैक्स के अंदर में, उसका भी वैल्यू क्या कर लेंगे? कंसिडर कर लेंगे। तो हम क्या क्या अनडिस्क्लोज्ड इनकम में काउंट करेंगे? ऐसी इनकम या एसेट जिसको आपने आज तक रिटर्न में डिस्क्लोज ही नहीं किया है, बराबर है। दूसरा, ऐसा इनकम या एसेट जिस केस में आपने आज तक के क्या नहीं भरा है? रिटर्न ही नहीं भरा है। तो आप क्या करेंगे? इनका कंप्यूटेशन करेंगे। इनकम कंप्यूटेशन कैसे होगा हम बाद में देखेंगे। यस, राइट। टोटल अनडिस्क्लोज्ड foreign income and asset under this act shall not form part of income tax act। जितनी इनकम या एसेट की वैल्यू आप ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में टैक्स कर रहे हैं, वो अब फिर आप वापस से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में नहीं लेके जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अदरवाइज क्या होगा? दो अलग अलग एक्ट के अंदर में सेम ही चीज टैक्स हो जाएगी। तो जितनी अनडिस्क्लोज एसेट की इनकम या अनडिस्क्लोज एसेट की वैल्यू आपने ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में कवर कर ली, उतना आप कहां नहीं लेके जाएंगे? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में नहीं लेके जाएंगे। अब आपने जो भी इनकम कंप्यूट करी, सवाल उठता है क्या इसमें से कोई डिडक्शन लिया जाएगा क्या? मतलब जब इनकम कंप्यूट करेंगे क्या इसमें से कोई डिडक्शन लेंगे क्या? सेक्शन 5 कहता है नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड or any set off of any losses will be allowed in computing total undisclosed income and assets of the previous year। ये जो आपने इनकम निकाली या वैल्यू ऑफ एसेट निकाला, इसमें से किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं देंगे, ना ही कोई लॉस इससे क्या कर पाएंगे? सेट ऑफ कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, इसे कैजुअल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कोई डिडक्शन दिया जाएगा, ना ही इससे कोई सेट ऑफ किया जाएगा, कुछ भी अलाउड नहीं है। यस, फ्रॉम द वैल्यू undisclosed asset located outside India, any income which has been so far assessed to tax for any assessment year prior to the assessment year for which act applies, and income which is assessable or has been assessed will be reduced। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है, बराबर है? Income assessed earlier shall be reduced। Income assessed earlier shall be reduced। ऐसा पॉसिबल है कि विजय के पास लंदन के अंदर में एक हाउस है, वो हाउस उसने किराए पे दे रखा था, बराबर है, लेकिन जो किराया था ना, वो बराबर उसने क्या किया था? इनकम टैक्स को डिस्क्लोज किया था। अब सिचुएशन क्या होगी? ये अनडिस्क्लोज एसेट की वैल्यू विजय के हाथ में ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में कवर होगी, पर विजय ने इस अनडिस्क्लोज एसेट से आने वाले इनकम को तो ऑलरेडी डिस्क्लोज किया था, बराबर है। तो जब विजय का टोटल इनकम कंप्यूट होगा, इंक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस, मैंने ऑलरेडी शो कर दिया, उतना क्या कर देंगे? माइनस। इन शॉर्ट, हम सिर्फ अनडिस्क्लोज पार्ट को टैक्स करेंगे, जितना डिस्क्लोज पार्ट है उसको टैक्स करने वाले नहीं है। हालांकि इसके लिए उसे क्या देना होगा? प्रूफ देना होगा कि हाँ, मैंने अर्लियर रिटर्न्स के अंदर में या पहले ही क्या किया है? डिस्क्लोजर्स दिए हैं। which bears to the value of asset as on the first day of previous year in which it comes to the notice of AO,
द सेम प्रोपोर्शन एज असेसेबल और असेस्ड इनकम बियर्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करती है तो डिडक्शन जो आप माइनस करेंगे वो कितना होगा, राइट? वैल्यू ऑफ असेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अच्छा जी सर, अब एक और सवाल उठता है, आप अपनी टोटल इनकम या वैल्यू ऑफ टोटल एसेट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, पर ये तो फॉरेन करेंसी में होगा क्योंकि एसेट या इनकम कहां सिचुएटेड है, फॉरेन में सिचुएटेड है। अब सवाल उठता है कि इसे कन्वर्जन रेट कौन सा लगाया जाएगा, इस पे कन्वर्जन रेट कौन सा लगाया जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी इन एसेट्स का वैल्यू किया जाएगा या जब भी इस इनकम को कंप्यूट किया जाएगा, हमें आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करना है एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। मतलब हम क्या यूज करेंगे, आरबीआई का वैल्यूएशन रेट, रेफरेंस रेट यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। चेक, बराबर है। मान लो आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि देखिए आपका जो अनडिस्क्लोज एसेट है वो कई कंट्रीज के अंदर में हो सकता है, नहीं तो आप बोलोगे आरबीआई कैसे रेफरेंस रेट नहीं देगा। इसे थोड़ा ब्रॉड माइंड से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पॉसिबल है ना, आपका जो एसेट लोकेटेड है वो इस कंट्री में है, राइट, जिसका आरबीआई कोई रेफरेंस रेट देता ही नहीं है। जैसे डॉलर का रेफरेंस रेट हमारे पास होगा, यूरो का रेफरेंस रेट हमारे पास होगा, राइट। अभी सोमालिया होगा, उधर का रेफरेंस रेट जरूरी नहीं आरबीआई एक्सचेंज करे, या कई छोटी कंट्रीज है जरूरी नहीं है उनका क्या किया जाए, रेफरेंस रेट आरबीआई दे। तो अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या करे, वेयर आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट शैल बी कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर एंड देयर आफ्टर इंडियन करेंसी बाय आरबीआई रेफरेंस रेट। अब देखिए डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, ये तो हम सब जानते हैं, बराबर है। तो अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट मतलब एक्सचेंज रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस करेंसी का यूएस कन्वर्जन करना है, डॉलर कन्वर्जन, और यूएस डॉलर कन्वर्जन और इंडिया का तो कंफर्म है, उसके बाद में उसे इंडियन रेट में कन्वर्ट कर देना है। तो पहले आप ट्राई करो कि भैया जो असेट का वैल्यू है आप आरबीआई के रेफरेंस रेट मतलब एक्सचेंज रेट देखो। अगर आरबीआई उस कंट्री का एक्सचेंज रेट नहीं देता तो उस कंट्री का टू यूएसए करो एंड देन यूएसए टू इंडिया करना पड़ेगा। यस, हाउएवर वेयर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री jurisdiction in which asset is located does not specify the rate of conversion from its local currency to US dollar, then such rate shall be one specified by any other bank regulated under the law of that country। मान लो ऐसा भी पॉसिबल है, लॉ इतने एक्सटेंड तक गया है कि वो यूएस कन्वर्जन भी नहीं देते, नॉर्थ कोरिया वो यूएस कन्वर्जन डॉलर भी नहीं देते। अब क्या करना है, तो कोई ना कोई बैंक तो होगी, बराबर है, कोई ना कोई बैंक तो होगी जो नॉर्थ कोरियन की करेंसी या यूएस करेंसी के एक्सचेंज रेट देती होगी, तो वो रेट हमारे को क्या करना है, अडॉप्ट कर लेना है। यस, अब ये लॉ है, लॉजिकली इतना ज्यादा पूछता नहीं है ये पर्टिकुलर पार्ट, बराबर है। चलिए एओ क्या करेगा, एओ असेसमेंट करेगा, असेसमेंट करने के बाद अब वो क्या करेगा, असेसमेंट करने के बाद ध्यान से सुनना, एओ असेसमेंट करेगा, असेसमेंट करने के बाद वो टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम और असेट निकालेगा, बराबर है। इसमें से वो किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं देगा एक्सेप्ट जितनी वैल्यू उसने पहले भी क्या करी है, किसी और जगह कंसिडर करी है। इसके बाद क्या करेगा, वो वैल्यू निकालने के बाद उसे इंडियन में कन्वर्ट करेगा। अब आते हैं द होल गेम, द होल बॉल गेम, आखिर वो वैल्यू कैसे करेगा। देखो इनकम है तब तो वो बहुत क्लियर है, कितना रुपए मिला है वो बड़े आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है इनका फेयर मार्केट वैल्यू वो कैसे निकालेगा, क्योंकि उतना ही वैल्यू आपकी इनकम में ऐड करना होगा। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाले, ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाले, ध्यान से देखिए सर इसको, ध्यान से देखिए सर इसको, आपको समझ में आएगा। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है इसके लिए एक प्रॉपर सेक्शन है। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है इसके लिए एक प्रॉपर पूरा का पूरा क्या दिया है बेटा, ये सेक्शन पढ़ के हमें समझ आ सकता है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले वो आउटसाइड इंडिया क्या रख सकता है, सोच समझ के देखिएगा। सबसे पहले वो आउटसाइड इंडिया क्या रख सकता है, हो सकता है स्विस बैंक के अंदर में कोई लॉकर हो, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, स्विस बैंक के अंदर में क्या हो, कोई लॉकर हो। अब यहां पे उसको क्या मिल सकता है, बुलियन मिल सकता है, ज्वेलरी मिल सकता है, प्रीशियस स्टोन मिल सकते हैं। इनकी वैल्यू क्या रहेगी,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो आज मार्केट में बेचने जाए तो इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहेगा या कितने में एक्वायर किया था, जो भी हायर रहेगा वो वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, बराबर है। इसके अलावा अगर वैल्यूएशन को लेकर के शक हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को कभी भी विजिट किया जा सकता है, बराबर। दूसरा, हो सकता है इनके घर के अंदर में, फॉरेन में, जैसे विजय माल्या का एक बंगलो कहाँ है, लंदन में भी है, तो वहां पे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट ऐसा कुछ मिल सकता है जो उसने ब्लैक मनी से एक्वायर किया था। अगेन सिंपल है, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज हायर, क्या ले लो, आपको लगता है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आप वैल्यू रिपोर्ट ले लो। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट, मैक्सिमम टाइम पे क्या किया जाता है, वैल्यूअर रिपोर्ट ले लिया जाता है। मैक्सिमम टाइम पे क्या किया जाता है, वैल्यूअर रिपोर्ट ले लिया जाता है, बराबर। फिर आता है आपके फॉरेन के अंदर के लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ फॉरेन एसेट्स या सिक्योरिटीज क्या करके रखे, होल्ड करके रखे, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होल्ड करके रखे। यहां पे आपको क्या लेना है, यहां पे आपको क्या लेना है, हायर ऑफ टू ऑफ द प्राइस। पहला, जितने में आपने एक्वायर किया था। दूसरा, वैल्यूएशन की डेट पे एवरेज प्राइस। वैल्यूएशन की डेट पे क्या लेना है, एवरेज प्राइस। सो हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एवरेज ऑफ lowest and highest priced as on the date of valuation, lowest and highest price as on the date of valuation, बराबर है। where on the date of valuation there is no trading in such share, then average of highest and lowest price on any day immediately preceding the date of valuation। वैल्यूएशन डेट पे अगर सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, कोई बात, सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं, सॉरी ट्रेडेड नहीं है, तो इसके पहले जब भी ट्रेड हुई होगी उस दिन का एवरेज कॉस्ट आपको क्या करना है, कंसिडर कर लेना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या उस दिन का एवरेज कॉस्ट, इसके पहले जब भी ट्रेड हुआ होगा, विच एवर इज हायर, आपको क्या लेना है, कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, बराबर। फिर आता है अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स, अब ये अनकोटेड शेयर्स के केस में क्या करना है सर, कुछ नहीं, नेटवर्थ इनटू पीवी अपॉन पीई, नेटवर्थ इनटू पीवी अपॉन पीई, यही उसका फेयर मार्केट वैल्यू है। वैसे लॉजिकली स्पीकिंग आप इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालते ही नहीं हो रियल लाइफ के अंदर में, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाते हो, बोलते हो निकालो। अब रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे निकालेगा, आप इसका ऑडिट करते हो कि हाँ भैया उसने जो निकाला है वो सही तो निकाला है ना, डिस्प्यूटेबल तो नहीं है, उसने जो निकाला है वो सही तो निकाला है ना, डिस्प्यूटेबल तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट लोगे हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन कैसे होगा, ए प्लस बी माइनस एल इंटू पीवी अपॉन पीई। ए मतलब क्या है, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट, सीधे शब्दों में सर असेट्स, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स अदर देन मनी, बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिकल और थिंग। मनी, बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिकल और प्रीशियस स्टोन का जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो, राइट। इसमें से ए प्लस बी माइनस एल, यहां पे सी आ चुका है, इट शुड बी एल, राइट, इट शुड बी एल। एल क्या है, बुक वैल्यू ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज बट डज नॉट इंक्लूड, बुक वैल्यू में क्या इंक्लूड नहीं होगा, पेड अप कैपिटल इंक्लूड नहीं होगा, यस पेड अप कैपिटल इंक्लूड नहीं होगा, जो आपने प्रोविजंस बनाई हैं डिविडेंड की वो इसके अंदर में इंक्लूड नहीं होगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसके अंदर में इंक्लूड नहीं होंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड अदर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इसके अंदर में कवर नहीं होगा, प्रोविजंस मेड फॉर मीटिंग द लाइबिलिटी अदर देन असर्टेन लाइबिलिटीज, बराबर है। असर्टेन लाइबिलिटीज को छोड़ करके कोई भी और प्रोविजंस बनाई होगी वो इसके अंदर में कवर नहीं होगी। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज भी इसके अंदर में कवर नहीं होगी। तो सीधे शब्दों में बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स माइनस एनी इनकम टैक्स पेड, बराबर है, माइनस एनी अमाउंट शोन एन असेट इंक्लूडिंग अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर विच डज नॉट रिप्रेजेंट द असेट। तो आप क्या लेंगे, पूरे असेट्स का बुक वैल्यू लेंगे, इसमें से दो चीजें हटा देंगे, पहला अमाउंट ऑफ एनी इनकम टैक्स पेड आप उसको हटा देंगे, दूसरा अगर कोई डिफर्ड अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होगा जो असेट के टाइम पे दिख रहा होगा, जिसको हम कहते हैं ना आपने एडवांस में पे कर दिया, तो अभी तक के क्या है, लेट्स से आपने क्या कर दिया, कोई एडवांस में अमाउंट पे कर दी एक्सपेंडिचर की, तो आप उसको एज ऑफ नाउ क्योंकि ड्यू नहीं हुआ आप उसको एसेट साइड में शो करते हो, पर ये एसेट नहीं है, ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है, तो आप इसको भी एसेट से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। दूसरा, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, इनका आप क्या करोगे सर, फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, इसमें से बुक वैल्यू ऑफ असेट माइनस करोगे, जब लाइबिलिटी लेते रहोगे बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी माइनस करोगे, जब आप लाइबिलिटी लेते रहोगे कुछ चीजें लाइबिलिटी में काउंट नहीं होगी। पहली चीज सर पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
देन प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को आप क्या कर दोगे, बाजू कर दोगे। इनको आप क्या कर दोगे मालिक, बाजू कर दोगे। यस, इनटू पीई total amount of paid up capital per share upon PV, that is paid up value of each equity share। तो सिंपल है, नेटवर्थ टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, नेटवर्थ इनटू पीवी अपॉन पीई और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, आपको क्या लेना है, कॉस्ट लेना है। यही अगर अदर देन इक्विटी शेयर रहे तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, आपको क्या लेना है, कॉस्ट लेना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगेन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, आपको क्या लेना है, वैल्यू लेना है। भैया अगर आप अब तक गेम समझ में आ गया हो तो इतने लंबे लिस्ट में आपको सिंपल सा गेम बताओ, वैल्यूएशन कैसे होगा ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, सिंपल सिंपल, बराबर है। और अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं सीएमए मॉड्यूल के अंदर में बोलो, फाइनल के, या सीए फाइनल के ओल्ड पेपर 6 के मॉड्यूल में बोलो, ये लोग अनकोटेड शेयर वगैरह भी कुछ नहीं पूछते, ये लोग 3 से 4 चीज पूछते, इमूवेबल प्रॉपर्टी पूछते, मनी बुलियन ज्वेलरी पूछते, बैंक अकाउंट पूछते, गेम ओवर, खत्म। इसके अलावा वो कुछ पूछते ही नहीं। अब आते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑल द सम डिपॉजिटेड मेन इन द अकाउंट विद द बैंक सिंस द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, ऊपर से जितने अमाउंट क्रेडिट हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, वो सारा का सारा आपको बैंक अकाउंट में ऐड कर देना है। तो जिस दिन से ये अकाउंट ओपन हुआ था फॉरेन के अंदर में, उस दिन से जितने क्रेडिट हुए होंगे इस अकाउंट में, सब आपकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि ये अकाउंट आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो लॉजिकली जितने डिपॉजिट हुए ये सब इनकम माना जाएगा। Whenever a declaration of such income has been made, right, all sum deposited since the date of declaration, बराबर है। However, where any deposit is made from the proceeds of any withdrawal from the account, such deposit shall not be taken into consideration। मतलब क्या है, मान लीजिए इस अकाउंट से आपने कुछ विड्रॉ किया था और इतना ही अमाउंट वापस से डिपॉजिट कर दिया, तो टेक्निकली ये इनकम डबल डिपॉजिट्स में काउंट नहीं होगी, इसको एक ही काउंट किया जाएगा। तो आपने डिपॉजिट से विड्रॉ किया, बाद में वापस रीडिपॉजिट कर दिया, तो ये जो आप रीडिपॉजिट कर रहे हैं ना, वो इनकम नहीं माना जाएगा। क्लियर है मालिक, राइट। आपने कोई डिक्लेरेशन दिया था which has been charged to tax and penalty, the sum of all deposits made in the account with the bank since the date of such declaration, बराबर है। आपने कुछ पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, तो डिक्लेरेशन के बाद फिर जितने डिपॉजिट हुए उतने लो। आपने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया था, अकाउंट जब से ओपन हुआ है तब से सारे जितने भी डिपॉजिट हुए वो सारे के सारे ले लो। यस, मान लीजिए आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में हैं, मान लीजिए आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में है, एओपी बीवाई के अंदर में मेंबर है, इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे, द नेट एसेट ऑफ द फर्म एओपी बीवाई एज ऑन द वैल्यूएशन डेट, नेट एसेट निकाला जाएगा। thereafter the portion of net wealth of the firm as is equal to amount of its capital shall be allocated among the partners in the proportion in which capital has been contributed by them। सबसे पहले नेट एसेट निकाला जाएगा फर्म का, इस नेट एसेट को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। द रेसिड्यू ऑफ द नेट एसेट शैल बी एलोकेटेड अमंग द पार्टनर्स इन फॉलोइंग मैनर। अब जो भी आपका नेट एसेट आया होगा, राइट, जो भी आपका नेट एसेट आया होगा, इसे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट, in the absence of such agreement, in proportion to which they are entitled to share profit। एक बार उनका कैपिटल जाने के बाद जितना अमाउंट बचता है, मान लीजिए कैपिटल लाए थे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख, ऐसे 3 पार्टनर लेकर के आए थे, टोटल जो वैल्यू निकली नेट एसेट निकला ये 10 लाख रुपए निकला, 10 लाख रुपीज निकला। अब सबसे पहले 10 लाख को कैसे डिवाइड करेंगे, 10 लाख में से सबसे पहले कैपिटल हटा दो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, अब बचा कितना, 7 लाख। ये 7 लाख रुपीज को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर में डिवाइड कर दो, ये 7 लाख रुपीज को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर में डिवाइड कर दो। द सम टोटल ऑफ द अमाउंट सो एलोकेटेड टू द पार्टनर शैल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके बाद में जो अमाउंट आपको एलोकेट हुई है, मतलब कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आपका वैल्यू माना जाएगा इन द फर्म आउटसाइड इंडिया, इन द फर्म आउटसाइड इंडिया। यस, नेट एसेट कैसे निकालेंगे फर्म का, वही ए प्लस बी माइनस एल। ए बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट, बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी मनी बुलियन ज्वेलरी आर्टिकल और थिंग, एल मतलब लाइबिलिटी, काम खत्म। इन शॉर्ट नेट एसेट का मतलब है यहाँ पे नेटवर्थ, नेट एसेट का मतलब क्या है यहाँ पे, नेटवर्थ, खत्म बात।
तो आप क्या करो, सबसे पहले नेटवर्थ निकालो, नेटवर्थ को पहले कैपिटल रेशो में डाल दो, कैपिटल रेशो के बाद अगर रेसिडुअल कुछ बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डाल दो, कैपिटल प्लस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको जितना मिला ये आपका फॉरेन में पार्टनरशिप फर्म के अंदर में क्या है, वैल्यू है। इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। इसके अलावा कोई फॉरेन में एसेट मिलता है, रूल तो सिंपल ही है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। जल्दी से आप लोग 2 मिनट का टाइम देता हूं, पढ़ लीजिए। चेक कर लिया बेटा? अब देखो क्या होगा, तो हो सकता है आपने फॉरेन बैंक अकाउंट में पैसा रखा था, आपने फॉरेन बैंक अकाउंट में पैसा रखा था और बाद में आपने क्या कर दिया, इससे कोई एसेट एक्वायर किया था और एसेट आपने बेच दिया। पॉसिबल है ना दैट कोई फॉरेन एसेट आपके पास होगा, वो आपने एक्वायर कर दिया और बेच दिया, इसका क्या, ये भी तो अनडिस्क्लोज्ड ही होगा ना, इसे भी काउंट करना पड़ेगा। सो वेयर एन एसेट अदर देन अ बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो आप फर्स्ट डे से ले रहे हो, राइट, was transferred before the valuation date, fair market value shall be higher of cost of acquisition and share price. Yes, cost of acquisition shall be higher of, बोलो, cost of acquisition and sale price, ये आपका fair market value लिया जाएगा, बराबर है। Where such asset is transferred without consideration or for inadequate consideration before valuation date, fair market value shall be higher of cost एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। हो सकता है आपने कोई एसेट को क्या कर दिया हो, गिफ्ट कर दिया हो, पॉसिबल है ना, कोई एसेट को आपने क्या कर दिया हो, गिफ्ट कर दिया हो, तो ऐसे केस में भी जितने में एक्वायर किया था या ट्रांसफर के दिन पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा विच एवर इज हायर, आपको क्या लेना है, कॉस्ट बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। In such case, fair market value of old asset or the bank account, as the case may be determined in accordance, shall be reduced by the amount of consideration invested in new asset. ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एसेट एक्सचेंज किया हो, पुराना देकर के नया लिया हो, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गोल्ड, बराबर है, तो जितना अमाउंट आपने एडिशनली इन्वेस्ट किया है वो भी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बोल दूं कि वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर के बेसिस पे कॉस्ट होगा। बहुत हार्ड है ब्लैक मनी एक्ट। अब आते हैं सर, ये एओ को अपना असेसमेंट कंप्लीट कब तक के करना है, मतलब एओ ये सारी चीजें जितनी भी है ये कब तक के कंप्लीट कर देगा। अगर सेक्शन 10 में नोटिस इशू हुआ है तो 2 इयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस इज इशूड, जिस फाइनेंशियल ईयर में नोटिस इशू किया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 2 साल के अंदर में उसको ये असेसमेंट कंप्लीट करना है, बराबर है। हो सकता है असेसमेंट कंप्लीट किया हो, हायर अथॉरिटीज ने वापस से उस असेसमेंट को कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट कर लिया। So 2 years from any financial year in which the order is received by PC और CIT। तो मान लीजिए अगर आपको कोई फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर आया है, तो जिस साल ये फ्रेश असेसमेंट का ऑर्डर आया है उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 2 साल के अंदर में आपको ये कंप्लीट करना है। Where assessment reassessment is made to give effect to any finding direction by appellate proceeding, हो सकता है कि ये जो असेसमेंट हुआ है ये अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर पे हुआ है, तो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज रिसीव्ड। सीधे सीधे शब्दों में कट शॉर्ट करो ना महाराज, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच एओ ने नोटिस किया या फिर ऑर्डर आया ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में असेसमेंट करने का, राइट। उसके बाद में जितना टाइम डीटीडब्ल्यू में दूसरे कंट्री से इंफॉर्मेशन लेने के लिए लगा है उतना टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द ओवरऑल टाइम लिमिट ऑफ 2 years। तो जितना टाइम आपको किसी कोर्ट का स्टे आया होगा, डीटीडब्ल्यू में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए लगा होगा, वो सारा टाइम 2 साल में क्या किया जाएगा और ऐड किया जाएगा। सो समझिएगा क्या होगा, 6 महीने लग गए टोटल डीटीडब्ल्यू के अंदर में इंफॉर्मेशन देना लेना, इंफॉर्मेशन आना, अदर कंप्लायंसेस के लिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 2 साल प्लस 6 महीने टोटल पीरियड बन जाएगा 2.6 ईयर, गेम ओवर, बराबर है। इफ आफ्टर एक्सक्लूजन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल फॉर एओ राइट इज लेस देन 60 days, द टाइम लिमिट शैल बी एक्सटेंडेड बाय 60 days। इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपका 60 दिन से कम का टाइम लिमिट है, आपका टाइम लिमिट क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा बाय 60 days। आपने ऑर्डर निकाला, मान लो ये ऑर्डर में कोई मिस्टेक रेक्टिफिकेशन है, क्या ये रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है इस ऑर्डर का, यस सर, विद इन
द टाइम लिमिट पॉसिबल है। एनी ऑर्डर पास बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन बी अमेंडेड बाय इट टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। रेक्टिफिकेशन कितने साल में होता है सर? 4 साल में। विद इन 4 years पीरियड हैज बीन प्रिस्क्राइब एंड द सेम हैज टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास्ड। तो जो ऑर्डर रेक्टिफाई करना है, जिस साल में वो ऑर्डर पास हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 4 साल के अंदर में आप कभी भी रेक्टिफाई कर सकते हो, राइट। अगर रेक्टिफिकेशन से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इफ इट इज इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी, OOBH तो देना क्या हो जाएगा बेटा? जरूरी, बराबर है। अब रेक्टिफिकेशन स्यू मोटो तो हो ही सकता है, एप्लीकेशन भी आ सकता है, याद आ रहा है आपको? और अगर एप्लीकेशन आता है तो 6 महीने के अंदर में रेक्टिफिकेशन करना होता है। वेयर टैक्स अथॉरिटी रिसीव्स एन एप्लीकेशन फ्रॉम द असेसी फॉर अमेंडमेंट ऑफ एनी ऑर्डर, सच एप्लीकेशन हैज टू बी डिसाइडेड इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। वही टाइम लिमिट जो डीटी में लिखी थी, वही ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में भी कवर की गई है। हालांकि रेक्टिफिकेशन उस ऑर्डर का नहीं हो सकता जो सब्जेक्ट मैटर है अपील या रिवीजन का। तो हम सिर्फ वही ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकते हैं विच इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और रिवीजन, विच इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और रिवीजन। याद आ रहा है? अब ये सारे ऑर्डर पास करने के बाद या रेक्टिफाइड ऑर्डर पास करने के बाद नोटिस ऑफ डिमांड इशू होगा। जैसे 156 के अंदर में नोटिस ऑफ डिमांड इशू होता था इनकम टैक्स के, ठीक उसी तरीके से अब नोटिस ऑफ डिमांड इशू होगा। बस काम खत्म, यहां पे नोटिस ऑफ डिमांड वाला पॉइंट आ जाएगा। एओ सर्व करेगा नोटिस ऑफ डिमांड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर फॉर टैक्स अथॉरिटीज टू डिमांड एनी सम पेबल इन कंसिक्वेंसेस टू एनी ऑर्डर। यस, तो नोटिस ऑफ डिमांड इशू होगा, इन फॉर्म 1 के अंदर में क्या किया जाएगा? इसे इशू किया जाएगा। अच्छा जी सर, मान लीजिए जैसे जब भी एओ कोई ऑर्डर पास करता था, हमारे पास 3 रास्ते थे, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। क्या ब्लैक मनी एक्ट के अंदर में भी ये पावर है? आंसर इज यस। आप अपील करने जा सकते हो। पहला अपीलेट अथॉरिटी CIT अपील, दूसरा अपीलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट, तीसरा अपीलेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। कवर किया गया है। यहां आपका ब्लैक मनी एक्ट भी क्या होता है मालिक? ओवर होता है। तो इट वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट हेड, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं थी इस एक्ट से। अगर आपने देखे होंगे सारे छोटे टॉपिक्स को हम लोगों ने बचा के रखा था ताकि सारे छोटे टॉपिक्स को हम लोग क्या कर सके? एक साथ खत्म कर सके। सो हियर इज द ब्लैक मनी एक्ट, हम लोगों ने खत्म कर दिया। एक बार बस इसे क्विकली बस अच्छे से खुद से रिवाइज कर लेना। टॉपिक तो खैर खत्म हो गया, बड़ा इजी भी था, वैल्यूएशन बड़ा सिंपल है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज हायर। दैट्स हाउ ब्लैक मनी एक्ट वर्क। यस, तो सर हमारा ब्लैक मनी एक्ट भी क्या होता है? ओवर होता है, राइट। एक बार जरा इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। इंडेक्स के ऊपर हम लोगों ने बताया था अभी, अब ब्लैक मनी। लो जी सर, आपका ब्लैक मनी क्या होता है? ओवर होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलता हूं सर। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन जो है ये हमारा एक टॉपिक बाकी था। अगेन छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लगभग मान करके चलिए आता भी नहीं है। इसमें एक ही चीज आती है 10AA, तो वो इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एग्जम्पशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज एग्जम्पशन। बराबर है। सेक्शन 39 पे अब हम लोग चलने जा रहे हैं एग्जम्पशन। एक बात याद रखिएगा, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। आप कितनी भी बातें कर दो, आप कितना भी प्रूव कर दो, आपके पास नॉलेज है, आपको पता है, आपको आइडिया है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना सर, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। सो इट्स ऑलवेज बेटर डन देन बेटर सेड। समझ में आ रही है बात? आपको डिग्री लानी पड़ेगी और यही इस पूरे गेम की सच्चाई है। चलिए, अब क्या है? सेक्शन 10 आपको एग्जम्पशन देता है। ये चैप्टर आपको फाइनल में है, सरप्राइजिंगली ये चैप्टर आपको फाइनल में है, और आपको एक लिस्ट देता है कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है। ये लिस्ट इतनी बड़ी है, ये लिस्ट इतनी बड़ी है, लॉजिकली स्पीकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लिस्ट में कुछ ही चीजें काम की है और 10AA इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता, 10AA सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सो आइए फटाक से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जिसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले इतना एग्जाम्पशन में पढ़ना, इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यही सही अप्रोच होगा। सबसे पहले एक पॉइंट करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट। एग्रीकल्चर का टॉपिक पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो जरूर देखा होगा, राइट। सेकंड पॉइंट, इनकम आउट ऑफ फैमिली बिजनेस। याद करके देखिए, इम्पार्टिबल एस्टेट से अगर कोई इनकम आ रही होगी, या HUF जो अपने को पार्टनर को मेंबर को इनकम दे रहा है, दैट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि HUF उस पर टैक्स बढ़ चुका होता है। तो मेंबर्स क्या एग्जाम्पल। पार्टनर को जो शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि
तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में क्या है सर? एग्जाम्पल। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में क्या है सर? एग्जाम्पल। हमें था इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 10(10)(d) लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था। टैक्सेशन ऑफ एलआईपी, टैक्सेशन ऑफ यूलिप में पढ़ के आए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या यूलिप का जो फाइनल अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट है अगर आप कुछ कंडीशंस को क्या कर लेते हैं? सेटिस्फाई कर लेते हैं। 4% any sum received under the life insurance policy including bonus on such policy but excluding sum received under the Cayman insurance policy is exempt। तो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल है, बाकी कोई भी पॉलिसी जो आपको आ रही है लाइफ इंश्योरेंस या यूलिप वो क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट। आपको याद होगा प्रीमियम 10% या 15% ऑफ सम एश्योर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट? एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो फाइनल अमाउंट होता है वो भी पूरा का पूरा क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है। अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ, यस अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ। मैं जिसको सिर्फ स्टार मार्क कर रहा हूं वही आपको एग्जाम में पढ़ना है, राइटिंग एंड हाईलाइटिंग तो मैं ऑलमोस्ट सबको कर रहा हूं, ठीक है? जिसको स्टार मार्क कर रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ के जाना। अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं आरपीएफ के अंदर में, उस पे इंटरेस्ट मिलता है और एक फाइनल सम मिलता है। तो जो फाइनल सम है ना आरपीएफ का वो पूरा का पूरा क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। फिर आता है नेशनल पेंशन ट्रस्ट। अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट क्लोज कर दिया है तो 60% ऑफ दैट अमाउंट इन द पेंशन स्कीम इज एग्जाम्प्ट। अगर आपने एनपीएस के अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ किया है, मतलब अकाउंट क्लोज नहीं किया, पार्शियल विड्रॉ किया, राइट, तो 25% तक के क्या है? एग्जाम्प्ट है। द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 25%, मतलब 25% तक के अमाउंट क्या है? एग्जाम्प्ट है। यस चलिए नेक्स्ट आता है 10(16) एजुकेशनल स्कॉलरशिप। एजुकेशन स्कॉलरशिप जो होती है इंडिविजुअल के हाथ में वो एग्जाम्प्ट होती है। पेमेंट टू एमपी एमएलए को जो डेली अलाउंस मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है, राइट, ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, बराबर है। और ये एग्जाम्पशन कब नहीं मिलता? इफ द असेसी ऑप्ट फॉर 115 BAC, तो इसको भी स्टार मार्क करिएगा। स्टार मार्क अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, एनी पेमेंट फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड एनरोल्ड अंडर अग्निपथ स्कीम और टू हिज नॉमिनी। अगर किसी भी असेसी को अग्निवीर कॉर्पस फंड में से पैसा मिल रहा है या उसके नॉमिनी को पैसा मिल रहा है अग्निवीर कॉर्पस फंड में से तो ये टोटली एग्जम्प्ट है। यस 80CCH डिडक्शन के अंदर में आया है, उम्मीद करता हूं आपने जरूर पढ़ा है। उसका फाइनल अमाउंट क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है। उसका फाइनल अमाउंट क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट। तो यहां का एक बार स्टार मार्क वाला पॉइंट पढ़ लो जल्दी से। आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। 10(17)A अवार्ड फॉर लिटरेरी साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क। अगर किसी को भी अवार्ड मिलता है, किसके द्वारा मिलता है सर? गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है फॉर साइंटिफिक लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क, टोटली एग्जाम। 10(18) अगर किसी को फैमिली पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मतलब एम्प्लॉय के मरने के बाद उसके घर वालों को, तो एम्प्लॉय वाज रिसिपिएंट ऑफ अ गैलेंट्री अवार्ड और उनके घर वालों को अगर फैमिली पेंशन मिलता है, ये फैमिली पेंशन एग्जाम्प्ट है। याद करो यही चीज हमने आईएफओएस में भी पढ़ी थी। 10(19) फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो और चिल्ड्रंस ऑफ अ पर्सन हु वाज वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस। ये भी चीज हमने आईएफओएस में फैमिली पेंशन में पढ़ी थी कि इफ द पर्सन वाज वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस, उनको अगर फैमिली पेंशन मिलता है तो ये टोटली एग्जाम्प्ट है। 10(20) लोकल अथॉरिटी की फॉलोइंग इनकम क्या है? एग्जाम्प्ट है। कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है? एचपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आईएफओएस, पीजीबीपी फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो एचपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस और पीजीबीपी आउट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड इन इट्स जुरिस्डिक्शन से अगर कोई इनकम आता है तो वो क्या है? एग्जाम्प्ट। देखो ये कभी पूछते भी नहीं। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस की इनकम जैसे आईसीआई, आईसीएसआई, प्रोफेशनल एसोसिएशंस की इनकम क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है, जो एचपी से आ रही है। स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड टू इट्स मेंबर से आ रही है या फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड से आ रही है तो ये टोटली एग्जाम्प्ट है। इनकम फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड है, उनको कोई इनकम आ रही होगी तो एग्जाम्प्ट।
म्यूचुअल फंड्स जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, इनकी इनकम क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो डिपॉजिटरी ने सेटअप्स किए हुए हैं, इनकी इनकम क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब भारत बन रहा था उस टाइम पे सिक्किम को क्या किए गए थे, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। सिक्किम को क्या किए गए थे, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। तो सिक्किमिस वुमेन को भी ये स्पेशल राइट्स मिले थे और सिक्किमिस मेन को भी ये स्पेशल राइट्स मिले थे। अब ये राइट्स क्या थे, ये राइट्स के तहत इफ अ पर्सन इज इन सिक्किम, उसे इनकम टैक्स नहीं देना है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा हो। तो इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम, और इंटरेस्ट और डिविडेंड उसको इंडिया में कहीं से भी मिले वो एग्जम्प्ट है। तो इफ द पर्सन इज इन सिक्किम, राइट, सिक्किमिस इंडिविजुअल है, उनको किसी भी हेड का कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट और डिविडेंड तो पूरे इंडिया से कहीं पे भी आ रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो specified income of a Sikkimese individual exemption will not be available to Sikkimese woman who after 2008 marries a non-Sikkimese man। तो सिक्किमिस इंडिविजुअल को बेनिफिट एप्लीकेबल है। हालांकि अगर कोई सिक्किमिस वुमेन 2008 के बाद नॉन सिक्किमिस मेन के साथ शादी कर लेती है तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट डिविडेंड कहीं से भी मिले एग्जम्प्ट, स्टेट ऑफ सिक्किम से बचा हुआ हेड मिले, बचा हुआ इनकम मिले एग्जम्प्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड की इनकम सेक्शन 1047 में एग्जम्प्ट है। 1048 एंड 1048 बी, फॉरेन कंपनी जो ऑयल से पैसा कमा रही है या ऑयल फैसिलिटी से पैसा कमा रही है, हमने एनआर टैक्सेशन में पढ़ा था, याद करके देखो, लेफ्ट ओवर ऑफ स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल टोटली एग्जम्प्ट। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ पूछा जाता है तो वो है 10AA। 10AA क्या था बेटा, अब इस पे क्या लग चुका है बेटा, सनसेट क्लॉज लग चुका है। मतलब आज अगर कोई एसईजेड में जाके एक्सपोर्ट करता है, इस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 के पहले ही कोई अगर यूनिट लॉन्च कर चुका है तो उनको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग राइट 2000 असेसमेंट ईयर 2021 के पहले चालू कर दी है तो ही 10AA का बेनिफिट आज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अदरवाइज इस सेक्शन पे सनसेट क्लॉज लग चुका है। तो असेसी कौन होना चाहिए सर, एनी असेसी। वो क्या करते हैं सर, मैन्युफैक्चर चालू कर देते हैं बिटवीन 2006 टू 2021 असेसमेंट ईयर। वो यूनिट होना चाहिए नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज, मतलब इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी भी होनी चाहिए वो यूज होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। सो 2006 से 2021 के बीच में आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग चालू करना है। ऑर्गेनाइजेशन न्यू होना चाहिए, स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन से नहीं आना है। इसके अंदर में प्लांट एंड मशीनरी जो यूज होना चाहिए वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। हालांकि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या मान लिया जाएगा, न्यू मान लिया जाएगा। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को भी न्यू मान लिया जाएगा इफ the value of second hand plant and machinery does not exceed 20% of the total value of plant and machinery। if the value of second hand plant and machinery does not exceed 20% of the total value of plant and machinery तो उनको क्या मिलेगा, as good as new माना जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को डिडक्शन मिलेगा। पहले 5 साल 100% ऑफ द कंप्यूटेड प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर 50% ऑफ द कंप्यूटेड प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर मोर 50% ऑफ द कंप्यूटेड प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। यस और नो, राइट। अगर आखिरी के 5 साल आपको बेनिफिट लेनी है, आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है री इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स के अंदर में, और आपको ये अमाउंट हर साल क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक अमेंडमेंट आया है, अगर आपने रिटर्न नहीं भरा 10AA का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। नो सच डिडक्शन शैल बी अलाउड हु डू नॉट फाइल अ रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो फाइनेंस एक्ट 2023 से अमेंडमेंट आया, 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो। यस तो अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट कंप्यूटर का एग्जाम्पशन मिलेगा, नेक्स्ट 5 साल 50% प्रॉफिट कंप्यूटर का एग्जाम्पशन मिलेगा, अगले 5 साल 50% ऑफ द कंप्यूटर प्रॉफिट का एग्जाम्पशन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट ये 2021 से पहले चालू हो जानी चाहिए। मतलब सोचिए किसी ने अगर 1920 के अंदर में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी होगी तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज भी उनको ये एग्जाम्पशन मिल रहा होगा। कंप्यूटेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, बड़ा सिंपल है सर। कंप्यूटेड प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर फ्रॉम यूनिट इन एसईजेड डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड। याद करके देखिए, सेम चीज आपने इंटर में भी करी थी, सेम चीज आप फाइनल में भी कर रहे हैं। प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड
बराबर है, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। देखिए डिडक्शन कब मिल रहा है, जब कोई एसईजेड में ऑपरेट कर रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन एसईजेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर का क्या मिलेगा बेटा, एग्जामिशन मिलेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, फ्रेट चार्जेस, टेलीकॉम चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस आप एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर में इंक्लूड नहीं करेंगे, बराबर है। फर्दर एसएससी अगर 115 बी एसी ऑप्ट कर लेता है तो 10 डबल का बेनिफिट मिलता नहीं। अगर एसएससी 115 बी एसी ऑप्ट कर लेता है तो 10 डबल का बेनिफिट मिलता नहीं। अच्छा जी सर, बराबर है। तो अगर कोई बिजनेस लॉस है या कैपिटल गेन लॉस है, आप बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको रिडक्शन क्लेम करना है, एसएससी को एक सीए से क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। डिप्रीसिएशन इज डीम टू हैव बीन अलाउड, आपको इसमें से डिप्रीसिएशन नहीं मिलने वाला, आपको रिडक्शन मिल चुका है तो डिप्रीसिएशन नहीं मिलने वाला। 80 आईए एंड आईबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप इस सेक्शन के अंदर में बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं तो। unabsorbed depreciation or business loss or capital gain loss shall be allowed to be carried forward। ये वापस वही रिपीट हुआ है, आप कट कर सकते हैं। अगर अमलगमीशन या डीमर्जर हो जाता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमलगमीशन एंड डीमर्जर में भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। यस, अच्छा। अब कुछ एडिशनल कंडीशन इस साल क्या की गई है, ऐड की गई है। पहला कंडीशन क्या है, 10 डबल का अगर बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। दूसरा कंडीशन क्या है, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, पैसा इंडिया में आता ही नहीं था, भारत सरकार ने इस साल से एक प्रोविजन लगा दिया कि भैया आप अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द मनी हैज बीन ब्रॉट टू इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच दिस एक्सपोर्ट इज डन, राइट। तो सेक्शन तभी अप्लाई करेगा इफ द सेल प्रोसीड्स are brought to India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of previous year or within such period as may be provided by competent authority। अभी competent authority कौन है, आरबीआई या फिर अथॉरिटी एज में बी प्रोवाइडेड। तो इनको क्या करना पड़ेगा सर, पहला अमेंडमेंट आया है, 10 डबल में बेनिफिट लेना है तो रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा, 6 महीने के अंदर में पैसा इंडिया में क्या करना पड़ेगा, रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। यस, अच्छा। अब क्या होता था, कई बार ये एक्सपोर्ट किया जाता था और पैसा फॉरेन बैंक के अंदर में रख दिया जाता था कि भैया फॉरेन से कोई एसेट लेना है तो फॉरेन बैंक में ही पैसा रख दो, बराबर है। अब सवाल उठा, अब नए लॉ के हिसाब से तो आपको 6 महीने के अंदर में पैसा इंडिया लाना है। अब इंडियन फर्म्स ने रिक्वेस्ट करी कि भैया तुम अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम पहला पैसे को फॉरेन में कमाएं, उसे इंडिया में लेके आए, बाद में कोई एसेट फॉरेन से परचेज करना है तो वापस हमें कन्वर्जन लॉस होगा। यस, इससे बेटर है हम फॉरेन में ही पैसा रख लेते, इससे बेटर है हम फॉरेन में ही पैसा रख लेते। एक और अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन के अंदर में एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया और कहा गया अगर मान लीजिए या तो आप पैसा 6 महीने के अंदर में इंडिया में रिपैट्रिएट करो या फॉरेन में किसी अप्रूव्ड बैंक के अंदर में ये पैसा रख दो, हम अज्यूम कर लेंगे ये पैसा इंडिया में आ गया। सो सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हैज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया where such export turnover is credited in a separate bank account maintained for this purpose and is approved by RBI। तो अगर आप इंडिया में रिपैट्रिएट करने की जगह आरबीआई के अप्रूव्ड बैंक में भी पैसा रख देते हैं तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि पैसा आप कहां लेके आ चुके हैं, इंडिया में लेके आ चुके हैं। यस, वही वापस बात कही गई है, इट इज अवेलेबल ओनली इफ द एसएससी ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम। 10 डबल तभी मिलेगा जब आप ऑप्ट आउट कर देते हैं डिफॉल्ट टैक्स स्कीम के तहत। यस और नो। तो चलिए इसी के साथ साथ हमारा एग्जामिशन नाम का टॉपिक भी ओवर होता है। एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूं, 10 डबल के ऊपर ये क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। रुद्रा लिमिटेड इज रनिंग टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वन इन एसईजेड एंड अनदर इन डीटी। डीटीएस डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, तो जो एरिया एसईजेड नहीं होता वो क्या होता है बेटा, डीटीडब्ल्यू होता है, डीटीए होता है। अब यहां पे आप देखोगे टोटल दिया है, डीटीए दिया है, एसईजेड दिया ही नहीं है, तो आप इसको माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक एसईजेड मिल जाएगा, बराबर है। कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन इफ यूनिट इज सेटअप इन 2012। अगर यूनिट 2012 में सेटअप किया है तो आपको 50% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट ही मिलेगा। तो सिचुएशन नंबर ए में आपको 50% ऑफ कंप्यूटेड प्रॉफिट मिलेगा। अब कंप्यूटेड प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ
into export turnover of unit in SEZ divided by total turnover of unit in SEZ, बराबर है। और इसका 50% आपको लेना है क्योंकि यूनिट को 5 साल से ऊपर हो चुका है। व्हाट इज द प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ? 60। व्हाट इज द एक्सपोर्ट टर्नओवर? 300। व्हाट इज द टोटल टर्नओवर? 400। इसका 50%। तो आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 22.50 लाख। यूनिट अगर 2019 में चालू हुआ है तो क्या होगा? अगर यूनिट 2019 में चालू हुआ, बराबर, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर का 100%। व्हाट इज द प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ? 60 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 400, इसका 100%। आपको कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा? एग्जाम्प्ट होगा बेटा 45 लाख। लीजिए सर, एग्जाम्पशन नाम का टॉपिक भी क्या होता है? ओवर। यस, एग्जाम्पशन नाम का टॉपिक भी क्या होता है मालिक? ओवर। हाँ, तो खामखा अपन को देखिए, फास्ट ट्रैक के अंदर में भी विथ प्रॉब्लम विथ ऑल द कंटेंट अपन आराम से कवर कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा सर 50 टॉपिक्स लगभग खत्म करने दे। इंटरेस्ट बाकी है, पेनल्टी बाकी है, AMT मैट बाकी है, चैरिटेबल ट्रस्ट बाकी है और गार बाकी है। इसके अलावा आपका सब कुछ क्या हो चुका है सर? कवर हो चुका है। यस, चेक कर लो मालिक। यस सर। चलिए फिर आज ही हम तीसरे टॉपिक पे भी चल लेते हैं, गार के ऊपर। तो यू you नो know, हमारा फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बचेगा, दैट इज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड AMT, वही बचेगा। तो आज गार भी खत्म कर देते हैं दोस्तों। गार आप लोग को न्यू सिलेबस के अंदर में आया है और CMA में तो पूरा का पूरा टॉपिक ही है। यस, तो आ जाइए, हम लोग चलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशंस के ऊपर। यस, अब देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता गार के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अब तक इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन या इसकी कोई प्रोसीजर या इसका कोई फ्रेमवर्क आना बाकी है। ये गार का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन। इस रेगुलेशन के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन को टैक्स कर देता है जो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के अंदर में आ रहे होंगे। ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होते हैं? इस तरीके के ट्रांजैक्शन वेरिन आपने टैक्स का इलेजिटिमेट बेनिफिट उठाया है, टैक्स प्रोविजन को किसी तरीके से मोड़ करके टैक्स चोरी की गई है। तो यू नो आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म को यूज करके क्या किया जाएगा? टैक्स को वापस से इंप्लीमेंट किया जाएगा और टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम DTAA के प्रोविजंस लगाते हैं तो आप क्या कर लेते हो सर? लोअर टैक्स रेट सिलेक्ट कर देते हो, इनकम टैक्स इन इंडिया और DTAA विच एवर इज लोअर, आप क्या कर लेते हो? सिलेक्ट कर लेते हो। अब ऐसे केस में अगर कभी भी किसी डिपार्टमेंट वाले को समझ में आ गया कि आपने क्या किया है, इन प्रोविजंस का मिसयूज किया है, या जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये गलत की है, या जो डेटा प्रोवाइड किया है ये गलत प्रोवाइड किया है, ऐसे केस में गार लगा करके ये आपको क्या करेंगे? फिर से टैक्स करेंगे। इसे कहा जाता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशंस या रूल्स। मतलब आपको फिर से टैक्स में लाने के लिए एक बढ़िया सी कोशिश। तो अगर मान लीजिए आपने DTAA का गलत फायदा उठा लिया है, आपको गार के अंदर में ला करके फिर से टैक्स किया जाएगा, राइट। तो यहां पे गार को मोस्टली लाने का ऑब्जेक्टिव ये है सब्सटेंस ओवर फॉर्म को टैक्स किया जाए। अब क्या किया जाता है? मान लीजिए अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दी जाती है ट्रांजैक्शन के अंदर में, मतलब अपना ही पैसा है, घुमा करके अपने पास लाया गया, थर्ड पार्टी को कमीशन दे करके ये पैसा अपने पास घुमाया गया। अब यहाँ पे आपने टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की है या किसी मीन्स के थ्रू टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन लगा करके आपसे क्या किया जा सकता है? टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ बड़ी बड़ी थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, आपको इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन या किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इसका प्रोसेस कैसा होगा,
ये सब अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। इनकम टैक्स में सेक्शंस लाए गए हैं सेक्शन 95 से लेके 101 तक के, जहां पे एओ को ये पावर दिया है कि वो जनरल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन लगा करके असेसमेंट कर सकता है और ऐसी इनकम को फिर से क्या कर सकता है, टैक्स कर सकता है। यस, so the question of substance over form has consistently rising in implementation of tax law. Most country has codified the substance over form doctrine in the form of general anti-avoidance regulation. GAR provisions aim at कॉम्बैक्टिंग विथ इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस, बराबर है। तो जो भी इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस है उसको फिर से क्या किया जाएगा सर, टैक्स किया जाएगा। सेक्शन 95 एप्लीकेबिलिटी लाता है गार की। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट अग्रीमेंट एंटर्ड बाय असेसी मे बी डिक्लेयर्ड एज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो ऐसा किसी भी प्रकार का अग्रीमेंट आपने एंटर किया है जिसके थ्रू आपका टैक्स अवॉइड हो रहा है, इस अग्रीमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट बोल करके क्या किया जा सकता है, वापस से टैक्स किया जा सकता है। एंड consequences in relation to tax may be determined subject to the provisions of this chapter, and accordingly income tax के चैप्टर को यूज करके इसके consequences के तहत टैक्स कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। यस, अगर मान लीजिए एक्ट या फिर इस प्रोविजंस को दोनों क्रॉस कर रहे होंगे, प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल विल बी एप्लीकेबल, ऑब्वियस ही बात है ये डिसरिगार्ड करेगा एक्ट के उस प्रोविजन को और गार एप्लीकेबल हो करके आप पे फिर से क्या लगाई जाएगी सर, टैक्सेबिलिटी लगाई जाएगी। अच्छा जी सर, कौन से ट्रांजैक्शन को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट कहा जाएगा। अब देखिए ये एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल आपसे कि ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट की ये प्रोविजन याद रखें। आपको किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक्टिविटी होती है तो क्या एओ गार का प्रोविजन लगा सकता है क्या, बस इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आपको यह समझना ज्यादा रिलेवेंट है इस पूरे टॉपिक में से कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या क्या होते हैं। तो आपको इन्हीं तरीके का एक ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा क्या गार का प्रोविजन लगाया जा सकता है क्या। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, एक्ट और गार के प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो बताइए क्या प्रिवेल करेगा, तो भैया गार प्रिवेल करेगा। समझ में आ रही बात। सो impermissible avoidance agreement means arrangement the main purpose of which is to obtain a tax benefit। हम इन ट्रांजैक्शंस को impermissible avoidance agreement कह सकते हैं जिनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टैक्स बेनिफिट लेना है। एंड इट क्रिएट्स अ राइट ऑब्लिगेशन which are not normally created between the person dealing in arm's length price। ये कोई ऐसे राइट्स या ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अब ये ऐसे राइट्स या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेसली बताया हुआ नहीं है, ये कहता है ऐसा किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन जहां पे ऐसे कोई ऑब्लिगेशन हो चुके हैं जो आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे गुड्स बेचे, मुझे उसको पैसे देने हैं, बराबर है। ये पैसे देने के बाद अगर मैं हैप्पी हूं तो मुझे और 20% एक्स्ट्रा देने, इस तरीके का कोई क्लॉज डाल देना। अब लॉजिकली एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जितने में आपने प्राइस डिसाइड कर लिया होता है उतने ही प्राइस आपको देने होते हैं। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, अब देखिए ये ट्रांजैक्शन एक्सप्रेसली बताया हुआ नहीं है तो इसमें कितने भी वेरिएशंस पॉसिबल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें ऐसे कोई राइट से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहे हैं जो जनरली आर्म्स लेंथ प्राइस के अंदर में क्रिएट नहीं होते, तो बस इसे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहा जा सकता है। नेक्स्ट, रिजल्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली द मिसयूज और अब्यूज ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट। यहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स के प्रोविजन का इस तरीके का इस्तेमाल किया गया हो जिससे आपका टैक्स लोअर आ रहा हो। लैक कमर्शियल सब्सटेंस, ये ट्रांजैक्शन इस तरह के ट्रांजैक्शन है जहां पे कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। वो बोलते हैं ना अपन फेक बिल दिखाए गए। यस, जहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हुई पर आपने फेक बिल दिखा करके जीएसटी का क्रेडिट ले लिया या फिर इनकम टैक्स का कोई डिडक्शन ले लिया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस होते हैं। इसको वापस से क्या कर दिया जाएगा, टैक्स। और इज एंटर्ड इनटू और कैरिड आउट इन अ मैनर which are not normally employed in a bona fide purpose, या फिर इस तरीके से किया गया है जो नॉर्मली अराइज होते नहीं। यस, अब ये ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कैरी आउट करते हैं तो प्रिज्यूम किया जाएगा ये आपने एंटर ही किया है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स बेनिफिट। प्रिज्यूम कर लिया जाएगा ये किया गया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। यस, अच्छा जी सर, अब यहां पे हमने देखा ट्रांजैक्शन विथ लैक कमर्शियल सब्सटेंस, इसके क्या मीनिंग होंगे। एक और सेक्शन है सेक्शन 97 जो आपको बताता है कौन कौन से ट्रांजैक्शन को हम लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मानेंगे, और अगर ये ट्रांजैक्शन लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो इसे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान के इस पे वापस से गार प्रोविजंस लगा करके टैक्सेबिलिटी लाई जा सकती है। अब कौन कौन से अरेंजमेंट्स को हम लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मानेंगे। The arrangement shall deem to lack commercial substance if the substance or effect of the arrangement as a whole
is inconsistent with or differs significantly from an individual step or part. आपने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किया है जो नॉर्मली कैरिड आउट नहीं किया जाता, नॉर्मली कैरिड आउट नहीं किया जाता, या फिर डिफर कर रहा है बहुत सिग्निफिकेंटली फ्रॉम योर वे ऑफ एक्टिविटी और द वे यू डू द बिजनेस, बराबर है, तो आपको इसे लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस माना जा सकता है। अब आप ध्यान से समझिए, इस पे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल या स्पेसिफिक कंटेंट उन्होंने नहीं दिया है कि हाँ इस तरीके के ट्रांजैक्शन आएंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा, गार इंडिया के अंदर में ग्लोबल टैक्सेशन को देखते हुए ला तो लिया है, पर अब तक के इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस बहुत कुछ आना बाकी है। एंड राइट नाउ इट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चंस एट मेनी प्लेसेस। इट इंक्लूड राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग, किसी तरीके से एक्सपेंसेस देना और बाद में क्या कर लेना, यही को इसी पैसे को वापस फाइनेंस के नाम पे घुमा लेना, राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग। एंड अकोमोडेटिंग पार्टी, एक नए पार्टी को लेके आ जाना जिसके साथ हमारा एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, बराबर है, पर उसके साथ जानबूझ के ट्रांजैक्शन दिखाया जाना। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट रिड्यूस करना होता है तो आप लोग क्या करते हो, किसी आदमी को पकड़ते हो, बोलते हो मैं तेरे को सैलरी दूंगा, तेरे को एक कमीशन दूंगा, तुझे मुझे कैश वापस ला के देना है। लॉजिकली आपने एक अकोमोडेट कर दिया एक पार्टी को जहां पे एक्चुअली आपका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ही नहीं, कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, बट फिर भी आप उसको सैलरी दिखा करके, कमीशन दे करके क्या कर रहे हो, प्रॉफिट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। एलिमेंट दैट इज हैविंग ऑफसेटिंग और कैंसलिंग विथ ईच अदर, बराबर है, इस तरीके का कोई एलिमेंट हो रहा है जहां पे आप ऑफसेट कर रहे हो एक दूसरे को, या एक दूसरे की लाइबिलिटी को क्या कर दे रहे हो, कैंसिल। फॉर एग्जांपल मेरे को एक्स को 10,000 रुपए देने हैं, यही 10,000 रुपए का एक फेक ट्रांजैक्शन और दिखाया और ट्रांजैक्शन सेटल हो गया ये बता दिया, विदाउट एक्चुअली हैविंग अ ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन विच इज कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन एंड डिस्गाइज द वैल्यू, लोकेशन, सोर्स, ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द फंड्स। आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी के साथ, इसमें वैल्यू डिस्गाइज की गई है, मतलब गलत वैल्यू दिखाई गई है, लोकेशन जो दिखाई गई है गलत दिखाई गई है, आपने बता दिया कि भैया ये फॉरेन से आया है, तो फॉरेन से कहाँ से आया है, फॉरेन से भैया टैक्स फ्री जोन से आया है, तो इस तरीके का कुछ करना। इट इन्वॉल्व द लोकेशन ऑफ असेट और प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ पार्टी which is without any substance commercial purpose other than obtaining a tax benefit of a party। आप ऐसे लोकेशन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसे प्लेस से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जहां से आपका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, बट आपको क्लियर टैक्स बेनिफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप अगर मुझे लंदन से गुड्स बेचते, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती, आप जानबूझ करके साइप्रस गए और साइप्रस से आपने क्या किया, एक फर्म बनाई और फर्म से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब साइप्रस में इनकम बुक हुई, वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। तो ऐसी लोकेशन से आपने ट्रांजैक्शन किया जहां पे एक्चुअली आपका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, पर आप जानबूझ करके वहां पे कमर्शियल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। It does not have a significant effect upon business risk or net cash flow of any part to the arrangement, but only attributes to the tax benefit। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्योरली टैक्स बेनिफिट के लिए किया गया है, इससे बिजनेस रिस्क या नेट कैश पे बिजनेस के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो हम इसे क्या कहेंगे, लैक कमर्शियल सब्सटेंस में लेके आएंगे। अगर लैक कमर्शियल सब्सटेंस हो रहा है तो वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और ऐसे केस में एओ को राइट मिल जाता है क्या करने का बेटा, वापस टैक्स करने का। द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग, यस, और अकोमोडेटिंग पार्टीज। तो यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन किया गया है राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, अकोमोडेटिंग पार्टीज क्या होता है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग मे बी रिलेवेंट बट नॉट sufficient for determining whether an arrangement lack commercial substance or not, namely the period of time। ये चीजें रेलेवेंट होगी पर सफिशिएंट नहीं होगी, और हो सकता है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आपने किया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया हुआ हो, तो हो सकता है कि भैया ये पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे आपको लगे कि ये रेलेवेंट है या नहीं है। फैक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर एन एग्रीमेंट, आपने कुछ अमाउंट टैक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी थर्ड पर्सन को सैलरी पे करी, थर्ड पर्सन को आपने क्या पे किया सर, सैलरी पे करी। अब आपने सैलरी पे करते हो टीडीएस भी कट कर लिया, बराबर है, सामने वाले से आपने टीडीएस प्लस अमाउंट लेस कमीशन रिसीव कर लिया। अब टेक्निकली आपने दिखाने के लिए वाइट का ट्रांजैक्शन दिखा दिया है, टेक्निकली दिखाने के लिए आपने वाइट का ट्रांजैक्शन दिखा दिया है, बट इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ऐसे ट्रांजैक्शन को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहा जा सकता है।
The fact that an exit route is provided by an arrangement. मान लीजिए किसी तरीके से आपको एक एग्जिट रूट दिया गया हो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट दैट लैक कमर्शियल सब्सटेंस में ला सकते हैं। अगर ये इम्परमिसिबल ट्रांजैक्शन है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, राइट, तो एओ क्या करेगा, एओ डिसरिगार्ड करेगा इस कॉम्बिनेशन को, ट्रीट करेगा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, आपने कैरी किया है या कैरी नहीं किया है। अकोमोडेटिंग पार्टी को डिसरिगार्ड करके आपको डायरेक्टली डीम्ड ओनर बना के टैक्स कर देगा, आपको कनेक्टेड पर्सन में डाल करके वापस टैक्स कर देगा। सेक्शन 98, इफ अरेंजमेंट इज डिक्लेयर्ड एज impermissible avoidance agreement, then consequences in relation to tax include denial of tax benefit। हो सकता है आपको DTAA के तहत कोई टैक्स बेनिफिट मिला है वो डिनाई कर दे, and the tax shall be determined in such manner as may be deemed appropriate, including by but not limited to disregarding, combining, recorrecting any impermissible avoidance agreement, treating impermissible avoidance agreement has never been entered, ऐसा कोई agreement enter ही नहीं हुआ था और अब आपको टैक्स भरना है, disregarding accommodating party, deeming the person who are connected person in relation to each other, relocating the amongst the party to the arrangement, मतलब ये जहां से एक्चुअली जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको वहां रिलोकेट करके टैक्स करेंगे, treating the place of residence or the situs of the asset of or the transaction or place other than the place of residence, location of asset or location of transaction under the agreement, considering looking through any arrangement by disregarding any corporate structure। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को डिसरिगार्ड करके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी कर सकते हैं और आपको टैक्सेबिलिटी के अंदर में लेके आ सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, गार को लेकर के तो आए हैं इन लोग, राइट, जिसके तहत ओवरऑल सेक्शन में ये कहना है कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस लैक हो रहा होगा तो एओ वापस से गार के प्रोविजंस को यूज करके इनकम को क्या करेगा, टैक्स करेगा, राइट। अकोमोडेटिंग पार्टी को डिसरिगार्ड करके आपको टैक्स कर देगा, राइट। ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिला है, नहीं मिलना चाहिए था, गार के तहत वो वापस से क्या करेगा, टैक्स कर देगा, राइट। तो मान लीजिए टेक्निकली वो कर असेसमेंट नहीं रहा है, लेकिन असेसमेंट को एक टाइम लिमिट है, गार विदाउट टाइम लिमिट आता है, गार जब भी एओ पकड़ लेगा उस टाइम पे क्या कर लेगा, गार के प्रोविजन अप्लाई कर देगा। यस, कनेक्टेड पर्सन, सेक्शन 99 आपको कनेक्टेड पर्सन का डेफिनेशन देता है। द पार्टीज हु आर कनेक्टेड पर्सन रिलेशन टू ईच अदर मे बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। तो अगर कनेक्टेड पर्सन है मतलब रिलेटेड पार्टी को वन एंड द सेम माना जा सकता है और कंबाइंडली इनकम निकाली जा सकती है। अकोमोडेटिंग पार्टी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। अकोमोडेटिंग पार्टी एंड एनी अदर पार्टी मे बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, इनको भी वन माना जा सकता है कि भैया ये दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, ये सेम एंटिटी है, ऐसा किया जा सकता है। अरेंजमेंट में भी कंसिडर्ड और लुक थ्रू और डिसरिगार्डिंग एनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी डिसरिगार्ड किया जा सकता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की जा सकती है। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन एडिशन टू और इन ल्यू ऑफ एनी अदर बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। तो ये भैया टैक्स लायबिलिटी आप असेसमेंट के थ्रू भी निकालते हो, गार एक एडिशनल मोड माना जाएगा, फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अच्छा जी सर, कुछ ट्रांजैक्शंस पे गार नहीं आएंगे, सर्टन ट्रांजैक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल टू गार, बराबर है। पहला एफआईआई, एफआईआई अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं दैट दे आर एसएससी अंडर दैट, उन्होंने डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं लिया, राइट, उन्होंने लिस्टेड सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया है, राइट, या फिर अनलिस्टेड में भी किया है तो विद प्रायर परमिशंस किया है, तो इनके ऊपर गार का प्रोविजंस नहीं लगाया जाएगा। यस। Second, NR in relation to investment made by way of offshore derivative instrument or otherwise directly or indirectly in FII। इन्वेस्टर्स ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली FII में पैसा लगा और FII ने हमारे थ्रू लगाया। अब यहाँ पे FII एक अकोमोडेटिंग पार्टी हो गई, बट फिर भी उनके ऊपर गार का प्रोविजन नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए टैक्स बेनिफिट इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर to all the parties in the arrangement does not exceed a sum of ₹3 करोड़। मान लीजिए अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ रुपए किसी के ऊपर हुआ ही नहीं है तो वो गार के प्रोविजन के अंदर में नहीं आएगा, वो नॉर्मल असेसमेंट के अंदर में आना चाहिए, गार उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। एनी इनकम, राइट, ट्रांसफर इज मेड बिफोर 2017 बाय सच पर्सन, अगर ये पूरा ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट ही किससे पहले का है, 2017 से पहले का है, नहीं किया जाएगा, गार का प्रोविजन अप्लाई।
The provision shall apply to any arrangement irrespective of the date on which it has entered in respect of tax benefit obtained on or after 2017. Yes, तो भैया कोई भी टैक्स बेनिफिट जो इन्होंने 2017 के बाद लिया होगा वही इसके अंदर में कवर होगा, अदरवाइज इसके अंदर में कवर नहीं होगा। यस और नो? अब यहां पे AO shall, before making a reference to the commissioner, issue a notice in writing to the assessee seeking objection if any to the applicability of GAR. बराबर है? The notice shall contain details of the arrangement, tax benefit, reason for considering the main purpose of identifying or obtaining the tax benefit, basis and reason why arrangement satisfied to be impermissible avoidance agreement under section 96. तो AO क्या कर सकता है, कमिश्नर के पास जाने से पहले एक नोटिस इशू करेगा, किसको बेटा, असेसी को इशू करेगा, सीकिंग ऑब्जेक्शन से पेनी, यानी सबसे पहले जैसे ही उसको कोई ट्रांजैक्शन मिल गया दैट यस द ट्रांजैक्शन इज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एओ क्या करेगा, सबसे पहले नोटिस इशू करेगा, किसको, असेसी को नोटिस इशू करेगा और बोलेगा कि मैं गार का प्रोविजन लगाने जा रहा हूं, तेरे को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, शो कॉज नोटिस इशू करेगा और उससे क्या मांगेगा, रिप्लाई मांगेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द रेफरेंस मेड बाय एसएससी टू द कमिश्नर, इसके बाद क्या होगा, एओ कमिश्नर के पास जाएगा और बोलेगा सर मैं गार का प्रोविजन लगा रहा हूं, और वो जाएगा इन फॉर्म 3 CEG। अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्वोक्ड, देन रेफरेंस इज रिसीव्ड बाय एओ, रिप्लाई ऑफ द एसएससी, he shall issue direction to the AO in form 3 CEH। अगर कभी भी कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि ये प्रोविजन जो है ये इन्वोक नहीं करनी चाहिए, कंसीडरिंग द रिप्लाई एंड द डिटेल्स ऑफ द एओ, वो क्या कर सकता है, एओ को डायरेक्शन इशू कर सकता है कि भैया ये काम मत कर या ये काम पर्टिकुलरली कर। बिफोर अ रेफरेंस इज मेड बाय कमिश्नर अप्रूविंग पैनल, he shall record the satisfaction regarding applicability of provision। किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन इशू करने से पहले कमिश्नर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा कि क्या इस चैप्टर की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं, जेन्युइनली कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या नहीं। इज दैट डन? No direction shall be issued by commissioner after 1 month from the end of the month in which the date of compliance of notice falls। भैया एओ को जो करना है वो विद इन 1 मंथ ही करना है। 1 मंथ के अंदर में उन्हें क्या करना है, या तो सेटिस्फाइड हो जाना है कि यस गार लगाओ, या तो नहीं सेटिस्फाइड होना है, गार नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। यस, नो रेफरेंस शैल बी मेड बाय कमिश्नर टू अप्रूविंग पैनल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 months from the end of the month in which final submission of assessee in response to the notice is received। The commissioner shall issue direction to AO in form 3 CEH within 1 month from the end of the month in which reference is received by him। Is that done? चलो जी, तो ये था आपका गार का प्रोविजन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता आपको गार आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में दिया है, हमने पढ़ लिया, राइट। लॉजिकली अगर आपको कुछ पढ़ना भी है 96 पे फोकस करना, बाकी किसी चीज पे फोकस मत करना, 96 को पढ़ के जाना, व्हाट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसके अलावा ना 97 पढ़ना, 95 पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना। लॉजिकली अगर क्वेश्चन आ सकता है तो 96 पे ही आ सकता है। अभी इससे रिलेटेड प्रोविजंस, केस लॉज, एग्जाम्पल्स सब कुछ आना बाकी है। कभी आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्रोविजन ला करके रख दिया। इंडिया नीड्स मोर क्लैरिटी विथ रिगार्ड्स टू दिस। यस और नो? यस सर, थैंक यू सो मच। रुकेंगे यहीं पे ही। हमारा 3 टॉपिक आज हम लोगों ने कवर कर लिया। कौन से 3 टॉपिक सर कवर किए? एक तो ब्लैक मनी एक्ट कवर किया, दूसरे एग्जम्पशन कवर कर लिया, तीसरा गार का प्रोविजन भी हम लोगों ने कवर कर लिया, जैसा कि हमने वादा किया था। यस, तो यहां पे अब अगर आप देखेंगे, इंटरेस्ट बचा है, पेनल्टी बचा है, एएमटी बचा है और चैरिटेबल बचा है, एंड देन वी विल कंक्लूड द फास्ट ट्रैक। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग जरूर लेंगे, जो बैलेंस है वो प्लस टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हम लोग जरूर लेंगे, एंड वी विल डू इट। यस मालिक, थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर। यस, अगर आप रेगुलरली ये फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, राइट, ऑन अ डेली बेसिस,
मैं अगले 2 दिन जो फास्ट ट्रैक है ये अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे लास्ट रेट्स के लिए जाना है। तो अगले 2 दिन मैं कोई फास्ट ट्रैक अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तब तक के आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिए एक्सेप्ट विद दिस 4 टॉपिक। यस मालिक, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।